Okay, class, let us start our lecture, the last lecture of this organic polymer course. इससे पहले का सब कुछ क्लियर है? यस मैम। चीजें समझ आई रही हैं? डिग्रेडेशन क्या होती है, थर्मल डिग्रेडेशन, केमिकल डिग्रेडेशन, बायो डिग्रेडेशन, सब क्लियर है? जी मैम। स्लाइड शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम हो रही है। व्हाट अबाउट फोटो डिग्रेडेशन? क्या होती है फोटो डिग्रेडेशन? मैम जो लाइट की presence प्रेजेंस में होती है, यूवी रेडिएशंस मैम light या is a form फोटॉन्स। of energy. ठीक है, light is a form of energy. It has different wavelength, different numbers. Depending upon these wavelength and these wave numbers, these light radiations of different intensity, this intensity or this energy has the ability to break the bonds between the polymers or between any other molecule or a compound, and this bond breakage leads to the degradation of the material. If that material is a polymer, then that degradation, which is caused by the light radiation or intensity of the light radiation, is known as photodegradation. ठीक है, एंड जैसे हमने ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स यूज किए थे, इसी तरह फोटो डिग्रेडेशन के लिए फोटो स्टेबलाइजर्स या फोटो स्टेबलाइजेशन भी की जाती है. ठीक है, सो in our today's lecture we will be concerned, or we will be talking about photo degradation and how the photo degradation can be um, reduced or can be minimized by using photo stabilization method. Okay, so photodegradation, what is photodegradation? Photodegradation is the degradation of a photodegradable molecule. It means कि हर एक पॉलीमर photodegradable नहीं होता, यानी कि हर एक बॉन्ड की एनर्जी इतनी नहीं होती है कि उसको लाइट रेज ब्रेक कर सके. डिग्रेडेशन क्या होता है? ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स होता है ना. ठीक है, तो लाइट, यस अब मैम। उसके लिए जरूरी है कि आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इतनी होनी चाहिए कि जो लाइट रेडिएशन से ब्रेक कर सके. अगर आप उससे ज्यादा हायर इंटेंसिटी का बॉन्ड आप देख रहे होंगे, या हायर इंटेंसिटी का बॉन्ड बना हुआ है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली उसके लिए फोटो सिर्फ और सिर्फ फोटो रेडिएशन या जो डे लाइट होती है या जो लाइट रेडिएशन होती है वो एनफ नहीं होगी. वहां पर आपको हायर एनर्जी की, जैसे यूवी रेडिएशन, गैमा रेडिएशन, इनकी जरूरत पड़ती है. ठीक है, so when we are concerned with photo radiation, mostly we are dealing with our visible light range. so ये तो हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो विजिबल लाइट रेंज से ब्रेक कर सके. अगर विजिबल लाइट रेंज में नहीं होता तो आपको हायर इंटेंसिटी रेडिएशंस को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, how this breakage will be caused? It is simply caused by the absorption of photons. What are photons? Photons are energy packets, same like chemical energy, same like your thermal energy or heat energy. They also possess energy, and this energy is utilized to break the bonds, particularly those wavelengths found in sunlight, such as infrared radiation, visible light, and ultraviolet radiation. So once again, I am repeating that for photodegradation, V means the visible range of your light mostly. ठीक है, और visible range के साथ साथ जो आपके बाकी जो अटैच्ड रीजन्स होते हैं, दे आर यूवी रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस. So these radiations will be utilized for the bond breakage in your polymer, and that phenomena, that process, that degradation is known as photodegradation. सही है? जी मैम। नाउ फैक्टर कॉजिंग फोटो डिग्रेडेशन. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी पॉलीमर के अंदर फोटो डिग्रेडेशन क्यों होती है? उसके अंदर जब भी वीकर बॉन्ड्स होंगे, आपकी फोटो डिग्रेडेशन पॉलीमर की होगी. ठीक है, इंटरनल इम्प्योरिटीज, आप यू नो कि जब भी आपकी मॉलिक्यूल इम्प्योर होगा, आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी. इम्प्योरिटीज का मतलब ये होता है कि ऐसे मटेरियल्स आपने पॉलीमर की इंग्रेडिएंट्स में या पॉलीमर की कंपोजिशन में ऐड किए हैं जो उसकी ओरिजिनल बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीकन कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स से अगर उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो आप कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगा दें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को होल्ड कर लें.
उनको फर्दर रिएक्टिव ना होने दें, ठीक है। तो आप उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहे हैं, या आप उसके अंदर स्टेबलाइजर्स डाल दें, उसकी कॉम्पैक्टनेस को या उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, ठीक है। कुछ इस तरह के मटेरियल्स या अनसेचुरेटेड आप बॉन्ड्स ऐड कर दें। अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स में वीक बॉन्ड आ जाते हैं, पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं, पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेक कर जाते हैं, फोटो डिग्रेडेशन इजीली हो जाएगी, ठीक है। So there are different factors, different internal impurities like hydroperoxides. हाइड्रोपेरोक्साइड से क्या फर्क पड़ता है डिग्रेडेशन में? लास्ट लेक्चर किसी को याद है? मैम ऑक्सीडेशन वाला फिनोमेना हो जाता है ना। Hydroperoxides are those peroxides which will further undergo decomposition to produce free radicals. These free radicals will combine with other chemicals, oxygen or other free radicals to generate more free radicals which will cause degradation. Or hydroperoxide decomposition itself is a degradation process. ठीक है। तो अगर आपके पॉलीमर के अंदर हाइड्रोपेरोक्साइड्स प्रेजेंट है तो वो जल्दी डिग्रेड करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर पाई बॉन्ड होता है, जल्दी डिकम्पोज करेगा। अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स, कार्बोनिल हो या अनसेचुरेटेड बॉन्ड हो, एक ही मतलब है, ठीक है। कार्बोनिल्स में भी पाई बॉन्ड होते हैं, अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर भी या अनसेचुरेटेड बॉन्डिंग्स में भी पाई बॉन्ड होते हैं। दैट पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एंड कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय योर visible or infrared or UV light radiation. कैटलिस्ट रेजिड्यू, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? स्पीड अप रिएक्शन। अब जो स्पीड अप करता है तो वो कैसे करता है? वो आपकी बॉन्ड ब्रेकेज को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है ना, बॉन्ड ब्रेकेज को स्पीड अप कर रहा होता है। तो हर वो चीज जो बॉन्ड ब्रेकेज को असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी, दैट विल एक्चुअली बी स्पीडिंग अप द डिग्रेडेशन प्रोसेस। सो अगर आपके पॉलीमर के अंदर किसी किस्म के कैटलिस्ट का कोई रेजिड्यू है या कोई इम्प्योरिटीज एडेड हैं तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अप इन डिग्रेडेशन। चेंज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर आपने ऑक्सीजन को ऐड किया हुआ है तो दैट विल प्रोमोट डिग्रेडेशन बाय ऑक्सीडेशन फिनोमेना, ठीक है। अब एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं? इंटरनल इम्प्योरिटीज तो वो होती हैं जो विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर आती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज वो होती हैं जो आप पॉलीमर की कोटिंग के लिए या पॉलीमर के एटमॉस्फेयर में या पॉलीमर के सराउंडिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा? ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट और कैटलिस्ट। अगर आपके पॉलीमर के करीब करीब कहीं सॉल्वेंट प्रेजेंट हैं या कैटलिस्ट प्रेजेंट हैं, याद रखिएगा जब हम किसी एक चीज के रेफरेंस से सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपका पॉलीमर या आपका मॉलिक्यूल सॉलेबल है। अगर मैं ये कहूं कि वाटर इज अ सॉल्वेंट फॉर शुगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, दैट इज व्हाई इट इज सॉल्वेंट फॉर शुगर। इफ आई से ऑयल इज सॉल्वेंट फॉर शुगर, तो इज इट ओके? इज ऑयल सॉल्वेंट फॉर शुगर? नो, ठीक है। तो मेरी ही गलत है। सॉल्वेंट का मतलब ही ये होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के रेफरेंस से या जिस भी कंपाउंड के रेफरेंस से, जिस भी पॉलीमर के रेफरेंस से आप बात कर रहे हैं, वो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो सकती है। ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट का मतलब ये है कि आपके पॉलीमर के इर्द गिर्द कोई ऐसा सोल्यूशन, कोई ऐसा लिक्विड प्रेजेंट है जो उस पॉलीमर को डिसॉल्व करेगा। जब डिसॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन में क्या होती हैं? वंडरवॉल फोर्सेस जनरेट होती हैं जो आपके रियल बॉन्ड्स को वीक करती हैं और आपका पॉलीमर ब्रेक डाउन होता है। कैटलिस्ट होगा तो जो कैटलिस्ट इंटरनल इंप्योरिटीज के तौर पर काम करता है वही काम कैटलिस्ट आउट ऑफ द पॉलीमर भी करेगा, ठीक है। कंपाउंड्स फ्रॉम अ पोल्यूटेड अर्बन एटमॉस्फेयर एंड स्मोक, ठीक है। ऑब्वियसली स्मोक होगी तो उसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन को भी हेल्प करेगी, बॉन्ड को वीक करेगी, फोटो डिग्रेडेशन होगी। अगर पोल्यूटेड है तो आपके जो पॉलीमर है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा और पॉलीमर को वीक करेगा। अगर आपने कोई और एडिटिव्स ऐड किए हैं जैसे स्टेबलाइजर्स हैं या कोई और इस तरह की आपने ऐसे एडिटिव्स ऐड किए हैं जो आपके पॉलीमर की प्रॉपर्टीज को विद रेफरेंस टू पॉलीमर सम एक्सटेंट तो उसको फैसिलिटेट करते हैं, सम एक्सटेंट उसको प्रोमोट करते हैं या हेल्प करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दोज एडिटिव्स विल स्टार्ट degrading the polymer from its internal composition, ठीक है। traces of metals and metal oxides
हमने ये चीज कल भी पढ़ी थी कि मेटल और मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो आपकी जो केमिकल डिग्रेडेशन होती है उसको प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इजी होगी। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का वीक हो जाना। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड विच आर द ट्रू बॉन्ड्स इन पॉलीमर फॉर्मेशन वीक हो जाएंगे तो आपका पॉलीमर डिग्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? मैम यस ओके। मैम। अब ये जो मेटल और मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज हैं ये पॉलीमर के अंदर आती कहाँ से हैं? सराउंडिंग से भी आ सकती हैं, ठीक है, उन कंटेनर्स से भी आ सकती हैं जिनके अंदर आपने पॉलीमर को डाल के रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि जिस मीडियम के अंदर आपने पॉलीमर को रखा हुआ है उसके अंदर कोई मेटल इम्प्योरिटीज हो तो भी, या किसी भी सराउंडिंग मेटल के साथ इन कांटेक्ट आपका पॉलीमर आ रहा है तो भी उसकी डिग्रेडेशन हो सकती है। देन हमेशा की तरह हर पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन या डिग्रेडेशन के प्रोसेस की तरह फोटो डिग्रेडेशन के भी 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज प्रोपगेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि you will be are you interested in termination or you will lead the degradation process up to decomposition। सही है? डिकम्पोजिशन हो या डिग्रेडेशन हो दोनों का मैकेनिज्म सेम है। इनिशिएट होगा, प्रोपगेट होगा, देन टर्मिनेशन इज द ओनली पॉइंट, only step that is different between degradation and decomposition. In decomposition there is no termination. Your smaller molecules are further broken down into free molecules like carbon dioxide, water, methane, NO2, these gases which are already, these materials which are already present in nature. Whereas in degradation, termination occur by the combination of free radical or by the combination of a free radical with something else to form a stable compound. So degradation can be controlled while decomposition is a spontaneous and uncontrolled process. It will obviously lead to the formation of pre-existing molecules like carbon dioxide, water, oxygen, NO2, like these type of molecules. Okay? So when we say about initiation, what is initiation? It's same in biodegradation, it's same as chemical degradation, it is similar in thermal degradation. So who is going to define what is photo initiation? मैम कैन आई? जी जी। बेसिकली इन फोटो इनिशिएशन स्टेप होता क्या है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अगर स्टार्टिंग Exactly. करें तो स्टार्टिंग मींस डिफरेंट मीडिया से हो सकती है। जिस भी हम सोर्स को यूज़ करके उसकी स्टार्टिंग करेंगे, उसकी इनिशिएशन करेंगे, उस प्रोसेस का नेम उसी की बेसिस पे रखा जाएगा। जैसे कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते तो थर्मली उसको इनिशिएट किया जाता है। जब फोटो हम इनिशिएशन की बात करते हैं तो इनिशिएशन सिंपली मीन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्टिव स्पीशी that will undergo further reaction to produce more and more free radicals। ठीक है? सो इनिशिएशन में बेसिकली हम ये क्या करते हैं कि हम फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं। अब हमने कल भी पढ़ा था कि फ्री रेडिकल जनरेशन जो है वो थर्मल भी हो सकती है, फ्री रेडिकल जनरेशन बाय लाइट भी हो सकती है। तो जब हम फोटो इनिशिएशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ एनर्जी दी इस मॉलिक्यूल को, ठीक है। ये जो आपका मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेज या विजिबल रेज। अब ये तो डिपेंड कर रहा है ना कि आपने कौन से किस बॉन्ड को आप ब्रेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई वाज राइटिंग टू ट्राइंग टू राइट यूवी ओवर देयर बट ठीक है, दिस इज योर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और व्हाटएवर द सॉर्ट ऑफ रेडिएशन इज। उस रेडिएशन ने क्या किया, ये जो इसके दरमियान में एक बॉन्ड था उस बॉन्ड को ब्रेक किया। एक फ्री रेडिकल आपके पास R बना और एक आपका H फ्री रेडिकल बन गया। नाउ दिस R अगेन वही मैकेनिज्म है, इनिशिएट फोटो इनिशिएशन से हुआ है, बट दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद O2 टू फॉर्म व्हाट? क्या बनाता होता है जब आपका फ्री रेडिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो? पेरोक्साइड।
या पर ऑक्साइड। ऑक्साइड तो तब बनेगा जब इसके साथ ROOH होगा, ठीक यस। है। ये इसकी ऑक्साइड बना देगा, ये फिर फर्दर H के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पर ऑक्साइड बना देगा। नाउ दिस पर ऑक्साइड विल अंडरगो डीकम्पोजिशन और रीअरेंजमेंट टू फॉर्म अगेन अ फ्री रेडिकल इन लार्जर अमाउंट, ठीक है। देखिए एक फ्री रेडिकल ने स्टार्ट लिया था, ठीक है, उस एक फ्री रेडिकल से फर्दर 2 फ्री रेडिकल्स बने हैं। अब ये 2 फ्री रेडिकल्स अगेन 4 फ्री रेडिकल्स बनाएंगे और आपका पॉलीमर डिग्रेड होता रहेगा, ठीक है। दिस इज डिग्रेडेशन। देन अब प्रोपगेशन का प्रोसेस ये है, दिस इज योर फ्री रेडिकल, it will combine with oxygen to form oxide. This oxide will combine with another molecule to yield another free radical and hydrogen peroxide. अब ये भी डिग्रेडेशन को आगे लेके चलेगा। ये जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड जिसे आप कहते हैं, इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट टू फॉर्म फर्दर फ्री रेडिकल्स. I hope you people can see that each free radical is capable of generating number of more free radicals. Is it visible? यस मैम। समझ आ रही है इस चीज की? यस मैम। जी, तो इनिशिएशन में सिर्फ एक फ्री रेडिकल बनता है, जबकि प्रोपगेशन में वो एक फ्री रेडिकल नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स को जनरेट करता है, और जितने ज्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उतनी ज्यादा डिग्रेडेशन फास्ट हो जाती है, ठीक है। देन रिएक्शन साइकिल क्या होता है आपका, एक दिस इज योर पॉलीमर, ठीक है, इसको आपने एनर्जी दी विच इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट एनर्जी और वट एवर यू से। उसने एक फ्री रेडिकल जनरेट किया, फ्री रेडिकल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, उसने ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड ने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया, पर ऑक्साइड ने खुद को रीअरेंज किया, फिर फ्री रेडिकल बना दिया, फिर फ्री रेडिकल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और जो एक बार आपने डिग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा until you eliminate this free radical from this cycle. जब तक आप इस फ्री रेडिकल को इस साइकिल से निकालेंगे नहीं, आपकी फोटो डिग्रेडेशन कॉन्टिन्यूस रहेगी, ठीक है। So this is why your degradation process or decomposition processes are different. It is possible to eliminate this free radical from this cycle by using antioxidant, by using free radical absorber, by using stabilizer, or you can use metal oxide quenchers, you can use light absorbers, whatever you want to do. आप इन free radicals को निकाल सकते हैं in degradation process, लेकिन decomposition के process में आप डिकम्पोजिशन को खत्म होने से रोक नहीं सकते. Once decomposition is started, it will obviously leads to the formation of smaller stable molecules like carbon dioxide, water, oxygen, nitrogen. Okay. Okay, this is termination. If you want termination, how it will be done? आप दो ऑक्साइड्स को आपस में कंबाइन कर दें, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल बना दें. आप दो फ्री रेडिकल्स को आपस में कंबाइन कर दें, स्टेबल मॉलिक्यूल बना दें. ये दो फ्री रेडिकल्स कंबाइन करेंगे, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा. जब स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है तो आपके रिएक्शन का जो वेन्यू होता है या जो रिएक्शन साइट होती है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते. जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते तो आपका रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता. जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है लोकेशन पे तो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी, नई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी, नया कोई भी कंपाउंड, कोई भी रेडिकल, कोई भी मॉलिक्यूल जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है. दैट इज व्हाई योर वट एवर द प्रोसेस इज इट विल बी टर्मिनेटेड. ईदर इट्स केमिकल, ईदर इट्स thermal, either it is biodegradable, either it is degradation, whatever it is. If you have eliminated the free radicals from the reaction site, no further reaction will be continued. Is it clear? यस मैम. मैम मुझे इसमें जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि हम लोग जो टर्मिनेशन का प्रोसेस डिग्रेडेशन में नहीं करते या डिकम्पोजिशन में नहीं करते. डिकम्पोजिशन में नहीं करते बेटा. डिकम्पोजिशन एक बार स्टार्ट हो जाए तो आप उसे रोक नहीं सकते, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस है, सही है. जबकि डिग्रेडेशन का प्रोसेस आप अपनी मर्जी से रोक सकते हैं. और डिग्रेडेशन के प्रोसेस की एक यूजफुलनेस ये है
कि आप लार्जर पॉलीमर को स्मॉलर पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस मैम, सही है। बस यस मैम। okay ji. Now let's move toward the next slide. Effect of photo degradation and need of photo stabilization. Obviously photo degradation के effects क्या होंगे, degrade हो रहा है चीज तो bad effects ही है ना, तो हमें photo stabilization क्यों चाहिए, ताकि हम photo degradation को stop कर सकें, resist कर सकें, avoid कर सकें। ठीक है, अब फोटो डिग्रेडेशन से होता क्या है, लॉस इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली योर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज गेटिंग लोअर बिकॉज योर पॉलीमर इज ब्रोकन डाउन। ठीक है, पॉलीमर टूट रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो रहा है। जब मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी अपीयरेंस, उसकी कॉम्पैक्टनेस, उसकी डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ चेंज हो जाएगी। सो इट्स ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट। डिसकलरेशन, जब उसकी फिजिकल अपीयरेंस वेरी कर रही है तो उसकी कलरेशन भी वेरी करेगी। Hence, in order to avoid such problems in the service life of any product, what is service life? मैम जितने टाइम पीरियड के लिए वो यूज हो सकता है, Yes, उसके बाद वो the डिग्रेड effective ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। life of your polymer is known as service life. जिस टाइम ड्यूरेशन तक, जितने अरसे तक आपका पॉलीमर इफेक्टिव है, यूजफुल है, अपनी सारी प्रॉपर्टीज के साथ ओरिजिनली स्टे कर सकता है, दैट लाइफ और दैट स्पैन ऑफ टाइम इज नॉन एज सर्विस लाइफ। ठीक है, तो अपने पॉलीमर की सर्विस लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, अपने पॉलीमर की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम एंटी डिग्रेडेशन मटेरियल्स ऐड करते हैं, जिनको हम स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं, जिनको हम प्लास्टिसाइजर्स भी कहते हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, जिन्हें हम फोटो स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि किस प्रोसेस में यूज हो रहा है। अगर वो थर्मल प्रोसेस में यूज हो रहे हैं तो वो स्टेबलाइजर्स होते हैं या प्लास्टिसाइजर्स होते हैं। अगर वो केमिकल में यूज हो रहे हैं, केमिकल डिग्रेडेशन में यूज हो रहे हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप इनिशिएटर्स डिलेयर्स को भी यूज करते हैं, फ्री रेडिकल्स एब्जॉर्बर्स को भी यूज कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, मेटल क्विंचर्स को भी यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को आप यूज करते हैं। ठीक है, जिससे आपके पॉलीमर्स के अंदर डिग्रेडेशन को अवॉइड किया जाता है और उनकी सर्विस लाइफ को, एक्टिव लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, यस मैम। we give photostabilization effect to the polymer to avoid photo degradation. What is photostabilization? Photostabilization is the retardation or elimination of photo degradation of any polymer. मतलब हम कुछ ऐसा करें कि जो लाइट रेज उसके ऊपर पास हो रही हैं वो पॉलीमर के अंदर पेनिट्रेट ना करें। ठीक है, जब वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी तो वो आपके वीकर बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं करेंगी। जब वीकर बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे तो फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे, फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो परऑक्साइड्स नहीं बनेंगे, परऑक्साइड्स नहीं बनेंगे तो आपकी डिकम्पोजिशन होके अगेन फ्री रेडिकल जनरेशन नहीं होगी। तो सारे का सारा प्रॉब्लम ये है कि आपके पॉलीमर को लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए ताकि वो ज्यादा देर तक एक्टिव रह सके। और ऐसा कब होगा, हम स्टेबलाइजर्स ऐड करते हैं, लाइट स्क्रीनर्स ऐड करते हैं, मींस हम अपने पॉलीमर के ऊपर इस तरह की लेयर्स चढ़ा देते हैं या इस तरह की कोटिंग्स कर देते हैं कि लाइट एनर्जी जो है, जो आपकी विजिबल लाइट एनर्जी या यूवी लाइट एनर्जी या आईआर लाइट एनर्जी जो है वो उन स्क्रीनर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और पॉलीमर तक रीच नहीं करती। यूवी एब्जॉर्बर्स का काम क्या होता है, वो यूवी लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट क्विंचर्स क्या होते हैं, आप एक्साइटेड जो आपके आइंस होते हैं या जो मेटल्स होते हैं उन्हें आप हायर, उनमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होती क्या है वैसे? मैम जो एक्साइटेड स्टेट, हम बेसिकली उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पे किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी हो और वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे बाय द रिलीज ऑफ दैट एनर्जी। हाँ जी, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें कि फोटो डिग्रेडेशन में हम इसे फोटॉन्स के थ्रू एक्साइट कर रहे होते हैं ताकि ब्रेक डाउन हो सके। तो अब एक्साइटेड स्टेट का यहाँ पे फिर क्या काम हो सकता है?
होता ये है कि जब आपकी लाइट रेज आपके मॉलिक्यूल्स पॉलीमर के मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करती है ना, तो आपके पॉलीमर के मॉलिक्यूल एक्साइटेड होके हायर स्टेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो लोअर स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो रिलीज एनर्जी एक्चुअली आपके बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हम क्विंचर्स ऐड करते हैं। क्विंचर्स क्या करते हैं, वो जो एनर्जी एक्साइटेड स्टेट से उसके ग्राउंड स्टेट में आते हुए रिलीज होगी, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देते हैं, उस एनर्जी को बॉन्ड्स तक नहीं जाने देते, ठीक है, और बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं होने देते। समझ आइए इस चीज की? यस मैम। ये आपका पॉलीमर मॉलिक्यूल है अपने नॉर्मल स्टेट में, ठीक है, विद लोअर एनर्जी, दिस इज लो एनर्जी, सही है। मैम यहाँ एक क्वेश्चन है। एक मिनट बेटा, पहले मैं बोल लूं। जब आप इसको लाइट रेडिएशन देंगे, लेट्स से इट इज यूवी रेडिएशन और वट एवर सॉर्ट ऑफ रेडिएशन यू आर यूजिंग, तो आपका जो ग्राउंड स्टेट से आपके मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। दिस इज लो एनर्जी, दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर जाने के लिए तो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से वापस आना होगा ना, तो ये एनर्जी क्या करते हैं, जब इन्होंने ग्राउंड स्टेट में स्टेबल स्टेट में वापस आना तो होगा मैम रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं। आपके जो ये एक्साइटेड स्टेट क्विंचर्स होते हैं वो इस एनर्जी को क्विंच कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये एनर्जी आगे मूव नहीं करती बॉन्ड ब्रेकेज करने के लिए, ठीक है। और जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो फ्री रेडिकल्स ही नहीं बनते हैं, ठीक है। हमारी कोई भी डिग्रेडेशन हो उसको इनिशिएट फ्री रेडिकल्स कर रहे होते हैं। जब फ्री रेडिकल्स बनेंगे ही नहीं तो डिग्रेडेशन कॉन्टिन्यूस नहीं रह सकेगी, ठीक है जी। अब बोलें साथ, बोलें बेटा क्या हुआ? मैम जैसे आप बता रही हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो एनर्जी लेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और वो जब एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी रिलीज करेगा उससे बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आप मतलब एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हो फिर उस एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो जो आप एनर्जी दे रहे हो उसी से बॉन्ड ब्रेक हो जाए? मतलब ये एक्साइटेड स्टेट नहीं, या ग्राउंड स्टेट वाला मामला आपको हुई ना? बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एक काइनेटिक, जो आपको अगर याद हो तो एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बेटा, ठीक है। हमारी जो लाइट रेडिएशंस है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद से बॉन्ड ब्रेकेज इनिशिएट कर सकें। अब होता यह है कि ये एनर्जी भी और आपकी जो हायर से लोअर में आके एनर्जी रिलीज हो रही है, ये दोनों एनर्जीज जब आपस में कंबाइन करती हैं तो इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, तो आगे जाके आपके बॉन्ड ब्रेकेज स्टार्ट होती है। इनिशियली जो फोटो लाइट आ रही होती है उसके अपने अंदर इतनी पावर नहीं होती है कि वो जो आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं उन्हें ब्रेक कर सकें। हाँ, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, वो वीक बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। इज इट क्लियर साथ? ओके मैम। सही मैम, ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड क्लियर हो गया है। ओके जी, पेरोक्साइड्स डिकम्पोजर्स ये हमने कल भी किए थे। पेरोक्साइड डिकम्पोजर्स में वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास पेरोक्साइड बनता है, तो हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर पेरोक्साइड के अंदर रीअरेंजमेंट होगी तो पेरोक्साइड फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा। याद है ये बात? यस मैम। ठीक है, peroxide on rearrangement produce free radicals, while if peroxides decompose they will form carbon dioxide, water and methane, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हम बजाय कि ये करें कि पेरोक्साइड फ्री रेडिकल बना दे, बेहतर ये कि आप पेरोक्साइड को डिकम्पोज करवा दें, सही है, ताकि फ्री रेडिकल्स जनरेट ना हो। फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तो डिग्रेडेशन नहीं होगी, ठीक है। रेडिकल स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करने वाले, फ्री रेडिकल्स को कैच करने वाले, फ्री रेडिकल्स को अटैक करने वाले। तो जितने भी फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स आप ऐड करेंगे, इनका काम ये होता है कि आपकी पॉलीमर साइट के अंदर से या पॉलीमर के अंदर से फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर ले। फ्री रेडिकल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो रिएक्ट नहीं कर सकेंगे, तो वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, और ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो आपके मॉलिक्यूल की या आपके पॉलीमर की डिग्रेडेशन नहीं होगी। एम आई क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन या सिर्फ दो लोगों को? यस मैम, क्लियर है। यस मैम। फैक्टर अफेक्टिंग चाहिए डिफरेंट
डिफरेंट आपके जितने भी आपने अभी नाम पढ़े ना जो फोटो स्टेबलाइजेशन के लिए आपने यूज किए हैं, लेटर वी आर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच एंड एवरीवन. द अमाउंट ऑफ absorber required to provide economical protection in a polymer depends upon थिकनेस ऑफ द पॉलीमर प्रोडक्ट. आपका पॉलीमर प्रोडक्ट कितना थिक है. अगर पॉलीमर बहुत थिक है तो ऑब्वियसली सिर्फ अपर लेयर डिग्रेड होगी, ठीक है, फिर उसके बाद लोअर, फिर लोअर, फिर लोअर, ठीक है. तो डिग्रेडेशन स्लो हो जाएगी. जितना थिक पॉलीमर होगा डिग्रेडेशन का प्रोसेस उतना स्लो होगा, बिकॉज डिग्रेडेशन नीड्स टू बी पेनिट्रेटेड टिल द इनर मोस्ट लेयर ऑफ योर पॉलीमर, ठीक है. टॉलरेंस ऑफ कलर. अब आपका पॉलीमर यू नो कि टॉलरेंस ऑफ कलर का मतलब ये है टॉलरेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी, बिकॉज ईच कलर हैज इट्स ओन रेडिएशन, इट्स ओन वेवलेंथ एंड इट्स ओन इंटेंसिटी. इज इट क्लियर? यस मैम. अब समझ आई है. टॉलरेंस ऑफ कलर का मतलब ये है कि आपका पॉलीमर किस कलर को बेयर कर सकता है और किसको नहीं कर सकता, ठीक है. अगर आपका पॉलीमर लेट से डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है, डिफरेंट कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो उन्हीं की बेस के ऊपर आपके कलर डैमेजिंग या प्रोटेक्टिव होते हैं. लाइक इन समर व्हाई वी अवॉइड ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक कलर कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट, ठीक है. तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपके पॉलीमर के ऊपर कि वो कितना ज्यादा लाइट को या किस लिमिट की, किस अप टू विच फ्रीक्वेंसी इट कैन बेयर द intensity of your light, and after that intensity it will be degraded, it will be broken down, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसके ऊपर कोटिंग्स ऐसी करें कि मैक्सिमम कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाया करें, अंदर पेनिट्रेट ही ना करें, ठीक है. इसीलिए फैक्टर अफेक्टिंग थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बर कोटिंग. जब भी आप फोटो डिग्रेडेशन का नाम लेंगे ना तो उसके लिए जो आप प्रोटेक्टिव मेजर लेते हैं वो कोटिंग्स होती हैं, ठीक है. आप अपने पॉलीमर को कोट कर लेते हैं, ठीक है, कवर कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल फिल्म्स और एक्सटर्नल शीट्स या एक्सटर्नल पेंट्स, ठीक है. अब उस कोटिंग को क्या क्या चीज अफेक्ट कर रही होती है, आपकी थिकनेस कर रही होती है, आपके कोटिंग का कलर कर रहा होता है, इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन एब्जॉर्बर्स ऑन इट, ठीक है. आपने डाला क्या है, जाहिर है कोटिंग सिर्फ कोई एक ही चीज तो नहीं होती है ना, वो केमिकल है, वो केमिकल कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, या उसके अंदर अगर आपने कोई कंपाउंड ऐड किया है, कोई केमिकल ऐड किया है, तो उसकी भी अपनी रेंज होगी कि वो कितनी कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है. कैपेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्बर विद इट. अब वो एब्जॉर्बर इस पॉलीमर के लिए कितना कैपेबल है. हो सकता है आपने अपनी तरफ से तो आपने एब्जॉर्बर डाला है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो लाइट एब्जॉर्बर हो, वो लाइट एब्जॉर्ब भी करे और फिर उसको आगे फ्लो भी करवाए, तो वो तो उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, वो तो फोटो डिग्रेडेशन को हेल्प करना स्टार्ट हो गया. या लेट से आपने उसके अंदर एब्जॉर्बर डाला है, लेकिन वो एब्जॉर्बर क्या कर रहा है कि वो इटसेल्फ पॉलीमर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फर्दर फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर रहा है और डिग्रेडेशन को इनहेंस करता है, ठीक है. तो वहां पर वो आपकी जो कंपैटिबिलिटी का इश्यू है, अगर आपका एब्जॉर्बर पॉलीमर के साथ कंपैटिबल ही नहीं है तो वो उल्टा उसकी डिग्रेडेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड बिफोर यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव measure to protect your polymer or to protect the polymer from its degradation. Am I clear? Yes ma'am. ओके जी. मोड ऑफ एक्टिवेशन ऑफ यूवी एब्जॉर्बर, कैसे वो एक्ट करते हैं, कैसे वो उनका एक्शन मैकेनिज्म क्या होता है. जो भी आपका यूवी एब्जॉर्बर होता है, इट इंटरैक्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस. हाउ इट एक्ट विद द फर्स्ट स्टेप, बेसिकली इट एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन. जब वो यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा तो रेडिएशन आपके पॉलीमर तक तो पहुंची ही नहीं है, तो डिग्रेडेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगा. It absorbs the harmful UV radiation before it reaches to the photoactive chromophoric species in polymer molecule. इतनी मुश्किल अल्फाज में जाने की जरूरत नहीं है. फोटोएक्टिव क्रोमोफोरिक स्पीशीज उसको कहते हैं जो फोटोएक्टिव लाइट से ब्रेक कर सकती हो, ठीक है, जो फोटोएक्टिव लाइट से अफेक्ट होती हो, ठीक है. अगर आपका मॉलिक्यूल, आपका पॉलीमर फोटो डिग्रेडेबल है तो उसको हम फोटो एक्टिव क्रोमोफोर कहेंगे, ठीक है.
और अगर वो लाइट से डिग्रेड नहीं होता तो वो फोटो एक्टिव है ही नहीं, ठीक है, तो उसको लाइट अफेक्ट ही नहीं करेगी, उसमें डिग्रेडेशन नहीं होगी, सही है। सो वट एवर द पॉलीमर इज, इफ इट कैन बी डिकम्पोज्ड by using photo radiation or by using photo light, that is known as photoactive chromophoric species, ठीक है। तो इट्स आसान अल्फाज में, इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन बिफोर इट रीच टू द पॉलीमर, ठीक है। एनर्जी डेसिपेट्स इन द मैनर दैट इट डज नॉट लीड टू फोटोसेंसिटाइजेशन। एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, मींस एनर्जी जो है आपका जो फोटो जो एब्जॉर्बर है, यूवी एब्जॉर्बर है, वो उस एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है। तो वो फोटोसेंसिटाइज जो आपके पॉलीमर है उस तक लाइट को रीच नहीं करने देता और आपका पॉलीमर प्रोटेक्टेड रहता है। A UV absorber should be light stable. Obviously it must be light stable. ऐसा ना हो कि जो आप यूवी एब्जॉर्बर यूज कर रहे हैं वो खुद ही डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट। अगर वो डिग्रेड हो जाएगा तो टॉप मोस्ट लेयर डिग्रेड हो गई। जब टॉप मोस्ट लेयर या जो कोटिंग या जो शीट आपने उसके ऊपर प्रोटेक्टिव बनाई है, जब वही डैमेज हो जाएगी तो आप बाकी पॉलीमर को बचा नहीं सकते हैं फिर, ठीक है। वो भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम वंस द अपर यूवी एब्जॉर्बर इज डैमेज्ड और इट इज लाइक completely degraded. Light screeners, application of a coat of material on a polymer to screen it from photo degradation. लाइट स्क्रीनर्स आप कह सकते हैं कि आप पॉलीमर को पेंट कर लें या आप पॉलीमर के ऊपर रिफ्लेक्टिव शीट चढ़ा लें या कवर चढ़ा लें ताकि आपकी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ठीक है। सम examples are pigments, carbon black, etc. The energy that attacks the chromophoric group is absorbed and dissipate in a manner that it does not affect the polymer. Once it is not reaching the polymer, how will it affect it? Pigments, these are different name of the pigments that can be used to coat your polymer. Pigments are insoluble, inorganic or mineral and organic compounds of complex structures. Powdered metal aluminium is an excellent reflector to UV light. Okay, this is iron oxide. This is iron oxide with zinc oxide and titanium oxides. These are inorganic pigments with excellent UV screener abilities. Okay, organic pigments such as azo and anthraquinone display good UV light absorption. जब UV light ये खुद absorb कर लेते हैं तो आपका पॉलीमर प्रोटेक्टेड रहता है, सेफ रहता है, लाइट उस तक रीच नहीं करती है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पिगमेंट्स, पिगमेंट्स बड़ी आसानी से अवेलेबल होते हैं, दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, देयर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट कैसे होती है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है दे हेल्प और दे इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, ठीक है। रीइंफोर्स कैसे करते हैं? ऑब्वियसली दे प्रोटेक्ट द पॉलीमर। जब ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये उसको रीइंफोर्स कर रहे होते हैं, ज्यादा स्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। हार्डनिंग, प्रोटेक्टिव कवर होता है। जिस भी एक्शन को आपने लेना है, बेशक वो मैकेनिकल ब्रेकडाउन है या एटमॉस्फेरिक ब्रेकडाउन है जिसको आप वेयरिंग एंड टेयरिंग कहते हैं, ठीक है। जब आपकी अपर लेयर वेयर टेयर होगी तब जाके आपका पॉलीमर एक्सपोज होगा हार्श कंडीशंस को, ठीक है। तो बेसिकली ये पिगमेंट्स आपके पॉलीमर के कपड़े होते हैं ये, ठीक है। किसी भी एक्सटर्नल हार्श वेदर को, हार्श एटमॉस्फेयर को, हार्श कंडीशन को आपके पॉलीमर तक पहुंचने नहीं देते। ये आपके पॉलीमर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर ये इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड कोटिंग है या इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कोटिंग है तो ये आपके पॉलीमर को मजीद हार्ड कर रहा होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है। इंप्रूविंग स्लिप एंड स्किड रेजिस्टेंस, स्लिप और स्किड नहीं होने देते। कलर इफेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस कलर का स्क्रीनिंग इफेक्ट लेकर आना चाह रहे हैं। आप रेड लेकर आए, ब्लू, ग्रीन, वटएवर जो भी आपका फेवरेट कलर है आप वो पिगमेंट में डाल दें, आपका पॉलीमर उसी कलर का नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड भी रहता है, प्यारा भी रहता है, सही है। स्टोरेज स्टेबिलिटी, वही कि एटमॉस्फेयर का इफेक्ट आपके पॉलीमर के ऊपर कम से कम होता है क्योंकि अपर कोटिंग, अपर कवरिंग पिगमेंट की आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी स्टेन आएगा, जो भी वेयर एंड टेयर आएगा वो ड्रेस पर आएगा और आफ्टर द ड्रेसिंग इट विल रीच द पॉलीमर, ठीक है। So pigments, coatings, screeners, UV absorbers, they are actually the clothes of your polymer.
Pigment as light screener. Pigment as a light screener should be light stable for long term performance without fading. ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, उन्हें फेड आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होते भी हैं, हर चीज की शेल्फ लाइफ होती है, हर चीज की एक्टिव लाइफ होती है, बट बिफोर द फिनिशिंग ऑफ दैट एक्टिव लाइफ यू कैन रिप्लेस दैट, ठीक है। Heat stable to withstand polymer processing conditions. Migration resistance mean you can they must be portable so that you can shift them from one place to another. They must be low in cost, they must be non-toxic. It depends, non-toxic hona, it depends upon the uses of your polymer. Then free radical scavengers operate by interfering with the propagation step in the oxidative chain, and this can be achieved by two routes. Reaction with propagation radicals कहते हैं free radicals को, ठीक है। Reaction with resulting hydroperoxides, which are the source of chain branching through the propagation process. एक तो आपका propagation होता है ना, जिसमें free radicals generate हो रहे होते हैं, फिर दूसरे free radicals या further free radicals generate हो रहे होते हैं जब आपका हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो आपका रेडिकल स्कैवेंजर्स का काम इन दोनों पॉइंट्स पर होता है। वो प्रोपगेशन में भी फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज कर सकते हैं, और वो ऑन द रीअरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड्स भी फ्री रेडिकल्स को कैच कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। Quinones react with alkyl radicals to form radicals that do not initiate polymer oxidation. Quinones हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी है लास्ट लेक्चर के अंदर। वो फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, जब फ्री रेडिकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो पॉलीमर की ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन प्रोसीड नहीं कर सकती है। Quenchers deactivate excited states of chromophoric group. Chromophoric group is your degradable polymer, ठीक है। In polymers before bond cession can occur by two mechanism. Energy transfer process, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर या इंट्रामोलिक्यूलर एनर्जी ट्रांसफर। अब ये डिपेंड कर रही होती है कि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं या विद इन द मॉलिक्यूल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और केमिकल और फिजिकल डीएक्टिवेशन, इट डिपेंड्स कि व्हाट medium is, what condition is, what is the mechanism, उस mechanism के according आपके quenchers behave करेंगे, ठीक है। mechanism क्या, quenching का phenomena क्या होता है, या किस base पे वो काम कर रहे होते हैं। there are two mechanisms, long range energy transfer and contact energy transfer. long range mean from डिस्टेंस प्लेस, ठीक है। कॉन्टेक्ट में वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और फिर उसको करेंगे, ठीक है। दिस इज योर क्रोमोफोरिक स्पीशीज, इट विल एब्जॉर्ब योर लाइट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेडिकल, दैट रेडिकल कैन अंडरगो रिएक्शन टू फॉर्म प्रोडक्ट, और दैट रिएक्शन अगर पॉसिबल हुआ तो वो किसी स्टेबल के साथ मीट करके दोबारा वो स्टेबल स्पीशीज जनरेट करेगा विच विल क्रोमोफोरिक ग्रुप, एंड दिस इज योर क्विंचर, ठीक है। अगर आपने क्विंचर ऐड किया है तो क्विंचर का काम ये है कि वो इस फ्री रेडिकल को स्टेबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करे, ठीक है, और इसके वो क्विंचर को रिलीज करेगा। अब वही क्विंचर खुद को दोबारा स्टेबल कर लेगा और अपने साथ साथ हीट को भी रिलीज करेगा। दिस इज योर क्विंचर मैकेनिज्म। कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक क्या करता है, कार्बन ब्लैक एक्ट एज अ यूवी एब्सॉर्बर एज वेल एज रेडिकल स्कैवेंजर। कार्बन ब्लैक absorbs UV radiation more efficiently than conventional colored pigment. It is a black, it will absorb all radiation, so all the radiation will be absorbed by carbon black and no radiations will be present to move toward the polymer to cause degradation. Carbon black consists of functional groups such as carbonyl, hydroxyl, quinone, ether, etc. Simple is that it is black, it can absorb maximum light, so minimum light is available for the polymer to undergo degradation. Conclusion is very simple. अभी तक जो हमने पढ़ा इससे क्या कंक्लूड होता है? मैम ये जो सारा पढ़ा है इसकी तो यही कंक्लूजन है कि किस तरह से हम पॉलीमर को डिफॉर्म कर सकते हैं या डिग्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है हम सब किस तरह आप अपने पॉलीमर को फोटो डिग्रेडेशन से बचा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप फ्री रेडिकल्स को जनरेट ही ना होने दें, आप कोटिंग्स कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप क्विंचर्स ऐड करें
जो प्रोपगेशन के स्टेप पे और हाइड्रोपेरोक्साइड्स की रीअरेंजमेंट के स्टेप पे फ्री रेडिकल्स को क्विंच कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर फोटो डिग्रेडेशन एंड फोटो स्टेबलाइजेशन। इनोवेटिव स्टेबलाइजेशन का मींस इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने पॉलीमर की स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी चेंजेस लेकर आए कि वो इनबिल्ट ही फोटो डिग्रेडेबल ना हो। ठीक है, मतलब आप उसे बनाएंगे ऐसा कि वो लाइट रेडिएशन से डिग्रेड ना हो सके। यूज ऑफ टेफ्लॉन एज अ लाइट स्क्रीनर ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी। Application of coatings with higher refractive index difference with air will lead to better stabilizing effect. ठीक है, these are just concepts. So yeah, they are maybe they are in application right now, but before that these were just concepts. ठीक है, so this was all about your photo degradation. I hope I'm clear to each and every one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it all clear to each and every one of you? Yes, ma'am. मैं इतना ऊंचा बोलती हूँ कि सारी क्लास को आवाज आती है, सारी क्लास मेरे भी इतना ऊंचा बोलती है, मुझे यकीन आ जाए कि समझ आ गया। Okay, class, from my side,